नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं, खबर दमदार का वक्त। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में थोड़ी ही देर में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं और इसके मद्देनजर तैयारियां किस तरह की गई हैं, इसी मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर वो तमाम सुविधाएं जो कि श्रद्धालुओं के लिए, आम लोगों के लिए जरूरी हैं, ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की दिक्कत किसी को ना हो, परेशानी ना हो। इन्हीं मुद्दों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। थोड़ी देर में ये मीटिंग होगी। सभी अधिकारी मीटिंग में मौजूद होंगे। कुछ वहां फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री की मीटिंग शुरू होने वाली है। त्योहारों के मद्देनजर अयोध्या में दीपोत्सव है, दिवाली है, वाराणसी की देव दीपावली है और साथ ही कई और त्योहार अब आने वाले दिनों में। त्योहारी सीजन को देखते हुए वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा मीटिंग बुलाई जाती है। इससे पहले नवरात्रों से पहले भी हमने देखा था मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को और अलग अलग विभाग के अधिकारियों को ताकीद किया था कि किस तरह से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था का मुकम्मल ध्यान रखा जाना चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन भी इस तरह से होना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपका रुख करती हूं, ये बताएं क्या मीटिंग की शुरुआत हो गई है या नहीं हुई है? तो अब से कितनी देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली है और कौन कौन से अधिकारी होंगे मीटिंग में? देखिए, चंद मिनटों में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास सीएम का जो सरकारी आवास है केडी के ठीक बाहर मौजूद। और ये देखिए, अलर्ट हो गया है और ये फ्लीट आने वाली है। कुछ ही पलों में योगी आदित्यनाथ की फ्लीट उनके सरकारी आवास 5 केडी पर आ जाएगी और उनके बैठक में आते ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसर 5 केडी में मौजूद हैं। जैसी जानकारी है उसके मुताबिक आबकारी विभाग, नगर विकास विभाग और बिजली विभाग के तमाम बड़े अफसरों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। सभी जिलों के डीएम, कप्तान, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डीआईजी, आईजी, एडीजी, ये सब लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। त्योहारों के दौरान सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, पुलिस की जो एसओपी है, जो आज की मीटिंग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ही है या फिर दूसरे विभागों के अधिकारी भी होंगे? नवरात्रों से पहले हमने देखा था कि बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, दूसरे विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और उन्हें भी अपने अपने डिपार्टमेंट में तैयारी मुकम्मल करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे। देखिए, पुलिस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, ये दोनों विभाग अपनी तरफ से हर त्योहार की तैयारियां करके रखते हैं। लेकिन तमाम ऐसे त्योहार होते हैं जहां पर अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है, छठ पूजा आ रही है, तो उस दौरान आबकारी विभाग के जो अफसरान हैं उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। किसी भी तरह से अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, अवैध पटाखों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। त्योहारों के दौरान शहरों में साफ सफाई होनी चाहिए। छठ पूजा के दौरान घाटों की सफाई, इन सब की जिम्मेदारी नगर विकास और लोकल जिला प्रशासन की होती है। वो उस तैयारियों को भी मुकम्मल तौर पर पूरा करवाएं, इसकी उनको ताकीद दी जाएगी। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला देखिए दाखिल हो रहा है। कुछ चंद मिनटों में ही ये शुरू हो जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग की। और इस दौरान ही जो अन्य विभाग हैं, उन विभागों के जो मुखिया हैं वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उनकी विभागों की क्या तैयारी है। तो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चाहे वो आबकारी विभाग हो, बिजली विभाग हो, नगर विकास विभाग हो। और ऋषभ तस्वीरें भी हमने देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके अपने सरकारी आवास। कुछ ही पल में मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि मैं यहाँ पर नोएडा में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक ध्यान और एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। दिल्ली से सटे यानी कि एनसीआर का हिस्सा यूपी के जो इलाके हैं, क्या उन्हें लेकर कोई स्पेशल निर्देश भी होगा? क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत क्लैरिटी है, साफ हवा आपकी तरफ दिख रही है, लेकिन हमारे यहाँ AQI का बहुत बुरा हाल है। त्योहारों का सीजन है, तो यहाँ कुछ स्पेशल कदम उठाए जाने को लेकर भी सीएम की ओर से निर्देश हो सकता है क्या? देखिए, अभी
देखिए, अभी जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक जो एजेंडा है वो त्योहारों की तैयारियों को लेकर के है। उसमें सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर है और स्थानीय प्रशासन है और अन्य जो विभाग है उनकी जो जिम्मेदारी है शहरों की साफ सफाई से लेकर छठ के घाटों की साफ सफाई, बिजली व्यवस्था को लेकर के उन तैयारियों पर बात होनी है। हाँ, हालांकि जैसा आप प्रदूषण की बात कह रही थी, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे या नहीं होंगे, अभी ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है। लेकिन यूपी के सभी बड़े अफसर चूंकि इसमें मौजूद रहेंगे तो देखना जरूर होगा, चूंकि लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है कि बिल्कुल इस पर भी कदम उठाया जाना जरूरी है। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मीटिंग में क्या निर्देश किस अधिकारी को, किस विभाग को, ये भी आपसे जानेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद। तो उम्मीद रहेगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा को लेकर भी, इस इलाके को लेकर भी, चाहे वो पानी का छिड़काव हो या दूसरे तमाम उपाय, उस पर भी अमल लाया जाना शुरू कर दिया जाए। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज सुकमा जिले में कोंटा गांव में सीएम योगी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन को लेकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार लव जिहाद पर चुप्पी साधे रखती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में कहा। आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, वहीं एक रोड शो भी किया। लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे, 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं, उसमें 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, शंख भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनपे पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। यहां की सरकार 16 लाख गरीबों को मकान नहीं दे पाई। मोदी जी के द्वारा भेजे गए हम लोगों ने 55 लाख गरीबों को एक आवास दे दिया। 55 लाख गरीबों को इसी चीजें। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में सीएम योगी के बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने प्रहार किया है। सच्चाई ये है कि बिहार नौकरियां बांट रहा है, बिहार स्टेट में नौकरियां मिल रही है, दन नौकरियां मिल रही हैं, और आपके स्टेट में बनारस में जघन अपराध हो रहे हैं और कानपुर में खुलेआम अपहरण हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे ही हालात थे। सत्ता के संरक्षण में धर्मांतरण का खुला खेल होता था, लव जिहाद होता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून पास किया। और आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है, धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं है। कानून के बुलडोजर से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक कड़ा कानून लेकर यहाँ की सरकार आएगी और जो लोग इन कामों में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
और बड़ी खबर आज की, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेड 4 लागू किया गया। ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत कई और पाबंदियां होंगी। जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, उन इलाकों में कंस्ट्रक्शंस के काम पर भी रोक होगी। साथ ही ट्रकों की आवाजाही पर भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है। एंट्री पर बैन कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों AQI बहुत से बहुत खराब स्तर पर चला गया, जिसकी वजह से अब ये फैसला लिया गया है ताकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से, दम घोंटू माहौल से राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सबके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में चर्चा हुई कि किस तरह से काम किया जाए ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके। उत्तर प्रदेश के एनवायरमेंट ACS मनोज सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान क्या क्या जानकारियां दी हैं, आपको सुनाते हैं। सर, जैसे 15 दिन की बात की गई है और जो चुनौती लगातार हमारे सामने आ रही है, दिल्ली में ये कहा जाता था कि हवा वहाँ जहरीली होती है, लेकिन नोएडा का भी वही हाल है। कहाँ कमी लग रही है? और जो इस बार हवा का जो बेसिकली अपर एयर सर्कुलेशन बिल्कुल ही नहीं है। ये क्लाइमेटिक फिनोमेना है जो कि नवंबर से शुरू हो जाता है और हम लोग ने देखा है कि 50% जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं और 50% ह्यूमन फैक्टर होते हैं एयर पोल्यूशन में। तो इस बार हमारे जो वेदर है वो बिल्कुल ही विपरीत है। हमारा दुर्भाग्य है कि पंजाब की पराली करीब 25% आज कंट्रीब्यूट कर रही है दिल्ली के पोल्यूशन के लिए और उसी के कारण ये आज प्रॉब्लम आया है। पराली में अगर सभी राज्य मिल के समन्वय करें, पराली न जले, तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में पराली न जलने का एक ये भी कारण है कि हम ज्यादातर बासमती राइस यूज करते हैं जिसमें नीचे से कटता है, वो नॉन बासमती राइस के कारण ही पराली होता है। क्या लगता है ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद कितने इफेक्टिवली इस पे काम किया जाएगा और जो स्थिति है वो कैसे सुधारना आएगी? सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम वो करेंगे और मैंने यही अनुरोध किया है कि आप मोबाइल हो चेक करें, फाइन लगाएं और उनको जागरूक करें। अगर ये काम हो जाता है तो निश्चित रूप में आप देखिएगा अगले 3, 4, 5 दिनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। हापुड़ में ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन से एक डिब्बा अलग हो गया। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी लोकनायक एक्सप्रेस, ट्रेन से लगेज डिब्बा ही अलग हो गया। यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन से 200 मीटर पीछे छूट गया ये डिब्बा। तकरीबन 1 घंटे तक ट्रेन इस वजह से ट्रैक पर खड़ी रही। हापुड़ के पिलखुआ रेलवे स्टेशन के पास का मामला है। लगेज कोच पीछे ही छूट गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो जोड़ी और टाइट कर उधर मथुरा में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। निर्माणाधीन कोठी का लेंटर गिर गया। लेंटर का मलबा नीचे गिरने से तेज धमाका हुआ। आसपास के मकान में रह रहे लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकले। इस मलबे में एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन घायल मजदूर को बचाया नहीं जा सका। बलवीर ने दिल्ली जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौके से ठेकेदार और दूसरे मजदूर भाग निकले। पुलिस ने मलबे को हटवाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। वहीं श्री ग्रुप की कॉलोनी में अभय गुप्ता कोठी का निर्माण करवा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ है। जमुना धाम कॉलोनी का ये मामला है जो कि हाईवे क्षेत्र में ही आता है। इटावा में मिट्टी से भरे बेकाबू डंपर ने एक मासूम को कुचल दिया। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और चालक की जमकर पिटाई की है। पुलिस और खनन विभाग इस मामले को लेकर गहनता से जांच में लगी है। घटना जिले के कोतवाली इलाके के काली वाहन मंदिर के पास की है।
मिर्जापुर में अज्ञात बदमाशों ने अंडा विक्रेता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कछवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव की ये घटना है। बनारस में पीड़ित को ले जाते जब दाखिल किया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया। राजा पटेल जी के परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की गई है। अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उसी क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। 3 नवंबर को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को खोया और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। दुख की इस भयावह स्थिति में पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ वाराणसी ने स्पेशल रूप से आवश्यक राहत सामग्री से भरी गाड़ियां गौतम बुद्ध भवन चौका घाट से बाबतपुर एयरपोर्ट से नेपाल के लिए रवाना किया। यहां टीम के बचाव कर्मियों ने वायुसेना के विशेष विमान में राहत सामग्री को लोड किया। विमान ने नेपाल के लिए उड़ान भरी। आपदा के समय एनडीआरएफ हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार है। अगली खबर पीलीभीत से, जहां पेंटर की दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई है। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात रिकॉर्ड भी हुई। बाइक सवार बदमाशों ने गले में रखे रुपए ले लिए और फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये वारदात हुई। उधर शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। एसडीएम ऊन ने अवैध पटाखा फैक्ट्री को सील किया। बताया जा रहा है कि मानकों के खिलाफ फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। फैक्ट्री में अनार, सुतली बम और बुलेट बम जैसे पटाखे तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें दीपावली के त्योहार पर बाजारों में सप्लाई किया जाना था। संचालक के खिलाफ संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। शामली जनपद के कस्बा गढ़ी पुख्ता का ये मामला है। और अगली खबर आगरा से, जहां हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर नशे में ऑपरेशन का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही थी, लेकिन लापरवाही में मरीज की जान चली गई। बकायदा 50,000 रुपए भी खर्च हो गए। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद भी डॉक्टर उसे जीवित बताते रहे। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी गई है। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र के साई हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का है। सहारनपुर में रिश्तों का कत्ल हुआ है। पुलिस ने बताया कि शराब पीने के बाद मामूली कहासुनी हुई थी। छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर इसी बीच डंडा से हमला कर दिया, जिससे भाई की मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़गांव थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक भाई ने दूसरे भाई के सर पर लाठी मार दी। दोनों व्यक्ति आपस में सगे भाई हैं। जो घायल था उसको अस्पताल तत्काल भर्ती करवाया गया, जिसकी कल दौरान इलाज मृत्यु हो गई। जो परिजन हैं उनकी तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और जो अभियुक्त है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा है। जो भी इसमें अन्य विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगाकर आगे कार्यवाही की जाएगी। मैनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन बदमाशों की अगर बात करें, इनके पास से लूटे हुए गहने बरामद किए गए हैं। इन पर पहले से ही 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी। और ये जो अभी महिला के साथ वो सफेद कलर की अपाचे ये भी बरामद हुई है और मुठभेड़ में एक पिस्टल और दूसरे के पास से कट्टा बरामद हुआ है और काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता है हमारी पुलिस को
और ये जो अभी लूट की घटनाएं इस तरह की हो रही थी, उसमें निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगेगा। क्या ये घटना रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना आजम खां को आजीवन कारावास की सजा के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा था वो कोर्ट 7 साल से अधिक की सजा नहीं सुना सकती थी, जबकि आजम खां के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और ये कोर्ट में साबित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और आजम खां को ये सजा होनी ही चाहिए। आपको बता दें, बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने आजम खां, डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। दो जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है 4/19, जिस मुकदमे में आजम खान को रामपुर MP MLA कोर्ट ने 7-7 वर्ष की सज़ा जो सुनाई है, जिन धाराओं में ये सज़ा सुनाई है उसमें एक धारा ऐसी है 467। उस धारा में जो इनको 7 वर्ष की जो सज़ा दी गई है उसका प्रावधान उस सज़ा का आजीवन कारावास है, लेकिन चूँकि इस कोर्ट की लिमिट है कि 7 वर्ष से ऊपर इसमें सज़ा नहीं की जा सकती, तो हम जो अपीलीय कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे कि धारा 467 के अंतर्गत आजम खान को और जो भी इसमें लिप्त हैं इस मुकदमे में, उन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। और इस वक्त रामपुर से विधायक आजम खां, पूर्व विधायक आजम खां को जेल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले विधायक आकाश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। आकाश जी, आप आजम के लिए आजीवन कारावास की सजा क्यों चाहते हैं? देखिए, बात इसमें आजम खान की नहीं है। मैं एक अपराधी के खिलाफ ही आजीवन कारावास चाहता हूँ, जिसने लोक सेवक रहते हुए जिस तरीके का जघन्य अपराध किया। तो मैं तो एक अपराधी के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं कोई आजम खान या किसी और किसी राजनेता के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। जिसने अपराध किया है, और मुझे ऐसा लगता है और जो कि सच है कि जो सजा है उसमें प्रावधान आजीवन कारावास का है, तो हम उसमें अपीलीय कोर्ट में जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। आजम को आजीवन कारावास इसमें होगी, आपको ये पूरी उम्मीद है। कब तक आप अपील दाखिल करेंगे इस पर? देखिए, जब 3 जनवरी 2019 में जब हमने ये मुकदमा रामपुर कोर्ट में दर्ज किया था, तब 18 अक्टूबर 2023 जब तक ये फैसला आया, आजम लगातार मीडिया के सामने ये कहते रहे कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पूरे समय में न्यायपालिका में, कोर्ट में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे पाए कि मैंने जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनवाए हैं और जो उनको इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है। एक भी सबूत वो नहीं दे पाए। तो जब ये कोर्ट में साबित कर दिया और हाई कोर्ट प्रयागराज ने भी इसी चीज को सही मानते हुए अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द किया था, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा केस में बिल्कुल साफ साफ है कि 467 की जो धारा है उसमें आजीवन कारावास होना चाहिए अगर किसी ने इस तरह का अपराध किया, और हम इसी को लेकर हम उसमें कोर्ट में जाएंगे। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 पर तमाम जानकारी देने के लिए। इधर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। एल्विश यादव मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन। थाना 49 प्रभारी संदीप सिंह चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। 3 दिन पहले एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी थाने में अब तक जांच में एल्विश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आला अधिकारियों ने एल्विश यादव प्रकरण को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस वजह से लाइन हाजिर किए गए हैं संदीप सिंह चौधरी, ये भी सवाल है। थाना सेक्टर 49 के प्रभारी हैं संदीप सिंह चौधरी, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। इसी थाने में एल्विश समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और केस ये कि जहरीले सांपों का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे ये लोग और सप्लाई भी करवाते थे पार्टियों में। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, ये एक्शन क्यों हुआ है?
देखिए, आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में लगातार क्योंकि टीमें जो है वो गठित थी और यहाँ पर मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, लेकिन अब तक क्योंकि मुकदमा दर्ज हुए 3 दिन हो गए पूरे और अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और लगातार सवाल उठ रहे थे कि 5 आरोपी तो जेल भेज दिए गए और जो ऑडियो सामने आया था उसके आधार पे मुकदमा दर्ज किया था एल्विश पे, जो बिग बॉस के विजेता थे। फिलहाल उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है और इसी के चलते सीपी लक्ष्मी सिंह ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो SHO 49 उनको लाइन हाजिर कर दिया है। जी धन्यवाद हिमांशु जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।